गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वासु कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है भारत की झीलें। लेक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं और हर एक स्टेट के मैप के थ्रू हम झीलों के बारे में जानेंगे। देखिए, भारत की झीलें, लेक्स डेजिग्नेटेड अंडर NLCP नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान, ये हमारे पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के तहत जो अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज़ हैं उनमें जो लेक्स हैं उनके मैनेजमेंट के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर कार्य करता है। यानी ये जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ, राज्य की सरकारों के साथ मिलकर के कार्य करता है झीलों को बचाने के लिए, प्रदूषण से बचाने के लिए और इसके अलावा झीलों को डिग्रेड होने से बचाने के लिए। इसके अलावा देखिए रामसर साइट, रामसर साइट क्या है? 1971 के अंदर ईरान के शहर रामसर में यूनेस्को के द्वारा एक सम्मेलन बुलवाया गया था। तो रामसर शहर में होने के कारण इसे हम रामसर साइट कहते हैं। ये सम्मेलन था आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए, कि विश्व में जितनी भी आर्द्र भूमियां हैं उनके संरक्षण के लिए उन्हें रामसर साइट के तहत घोषित किया गया। और भारत में वर्तमान में 46 रामसर साइट हैं। आज हम झीलों को पढ़ते समय देखेंगे कि कौन कौन सी झीलें रामसर साइट के तहत घोषित की गई हैं। कुल मिलाकर 2021 तक 46 साइट को रामसर साइट घोषित किया गया है। ये हम इकोलॉजी एनवायरनमेंट को पढ़ते समय, वन्य जीव अभ्यारण्य को पढ़ते समय और आज झीलों को पढ़ते समय ये देखेंगे कि कौन कौन सी साइट हैं ये हमारे भारत के अंदर। आर्द्र भूमियों का संरक्षण क्यों जरूरी है? क्योंकि आर्द्र भूमियों में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है वो पाई जाती है वेटलैंड्स में। इसीलिए इनके संरक्षण के लिए रामसर साइट घोषित की जाती हैं। और यहाँ से क्वेश्चन पूछने की सबसे ज़्यादा संभावना है कि कौन सी झील रामसर साइट के तहत आती है। उस झील से क्वेश्चन पूछा जाना सबसे ज़्यादा संभावित है, तो इसीलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। देखिए, सबसे पहले आज हम देखेंगे सिक्किम की झील, क्योंकि सबसे ऊंची झील को सबसे पहले हम जानेंगे। देखिए, सिक्किम में स्थित है तसो लामो झील, जिसे चोलामू झील भी कहते हैं। तसो लामो या चोलामू झील, ये भारत की सबसे ऊंचाई पे स्थित झील है। और ये ध्यान कैसे रहेगा? देखिए, हिमालय को पढ़ते समय हमने देखा था कि हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, और जो कहाँ पे स्थित है? बिल्कुल सिक्किम और नेपाल के बिल्कुल बॉर्डर पे, यहाँ पे स्थित है। सिक्किम के बिल्कुल उत्तर पश्चिम में और नेपाल के साथ लगती हुई, यानी उसका कंचनजंगा का कुछ पार्ट नेपाल में है, कुछ सिक्किम में है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय की जो है वो है कंचनजंगा। वैसे हमने देखा था कि अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी तो वो K2 है, लेकिन यदि हिमालय की पूछा जाए तो वो कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में। तो सबसे ऊंची झील भी कहाँ पे है? सिक्किम के अंदर। क्या नाम है? तसो लामो या चोलामू। देखिए, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम, इनको पढ़ते समय बार बार तसो शब्द आता है झीलों के लिए। लद्दाख में तसो का मतलब, जो तिब्बत है, तिब्बती भाषा में तसो का मतलब होता है झील। तो इसीलिए यहाँ पे झीलों के आगे तसो शब्द लिखा हुआ मिलता है। जैसे तसो लामो, या इसे हम कहते हैं चोलामू झील, जो कि भारत की सबसे ऊंचाई पे स्थित झील है, जो कि सिक्किम में है। देखिए, सिक्किम जो है वो नेपाल, चीन और भूटान तीनों के साथ ही सिक्किम की बाउंड्री लगती है। ये आपको मैप में भी दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के स्टेट की। देखिए, उत्तर पूर्वी राज्यों में जो 7 राज्य हैं उनमें सिक्किम को काउंट नहीं करते हैं। उत्तर पूर्वी के 7 राज्यों के अंदर है अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये 7 स्टेट आते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, उत्तर पूर्वी राज्यों के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश को। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में ये आपको पिंक कलर से जो दिखाई दे रहा है ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? तो ये तो चाइना के साथ है, यहाँ पे भूटान के साथ और यहाँ म्यांमार के साथ। तो 3 देशों के साथ बाउंड्री लगती है अरुणाचल प्रदेश की।
चीन के साथ जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है उसे हम कहते हैं मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा। आज हम नॉर्थ ईस्ट की झीलों के साथ साथ वहाँ के कुछ और फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट वो स्टेट हैं जहाँ से हमें सबसे कम फैक्ट पता होते हैं। तो इसीलिए एक वजह ये भी हो सकती है कि वहाँ के स्टेट से, वहाँ के रहने वाले लोगों से बाकी भारत की जनता का उतना लगाव नहीं है। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हमें वहाँ के स्टेट के बारे में, वहाँ की कल्चर के बारे में, वहाँ के लोगों के रहन सहन के बारे में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पता ही नहीं होते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के झीलों के साथ साथ कुछ और फैक्ट भी हमारे क्लियर हों। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में ये तवांग जिला है और तवांग जिले में है संगेस्तर तसो। देखिए, फिर से तसो शब्द आ गया। तसो का मतलब होता है झील, तिब्बती भाषा में तसो का मतलब झील होता है। तो संगेस्तर तसो या संगेस्तर झील है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। देखिए, अरुणाचल प्रदेश स्टेट बना है 1987 के अंदर। 1972 में यूनियन टेरिटरी बना था। 1987 में तो पूर्ण स्टेट बना है, उससे पहले 1972 में यूनियन टेरिटरी बना था। हमने जब देखी थी शेड्यूल्स को पढ़ते समय, फोर्थ शेड्यूल, उसमें है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा था कि असम को छोड़ करके बाकी जो 6 स्टेट हैं वहाँ पे राज्यसभा में एक एक सीट है। सारे ही जो 6 स्टेट हैं वहाँ से एक एक सीट है, हर एक स्टेट से एक सीट है राज्यसभा में। ये फैक्ट के रूप में यहाँ से फिर से रिकॉल हो गया है हमारा। देखिए, पहले अरुणाचल प्रदेश जो था वो असम का ही भाग हुआ करता था और इसे कहते थे नेफा, नॉर्थ ईस्ट। कभी आपके सामने ये वर्ड आया भी होगा, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और ये जितने भी 6 स्टेट हैं वो सभी असम का भाग थे पहले। अरुणाचल प्रदेश भी असम का भाग था, नागालैंड भी, मणिपुर भी, मिजोरम भी, त्रिपुरा भी और मेघालय भी। बाद में ये अलग होकर के पहले यूनियन टेरिटरी, फिर इनको पूर्ण स्टेट का दर्जा दिया गया है। पहले ये असम का ही भाग थे। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में इतनी जानकारी हमने देख ली है। इसके अलावा देखिए, अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु है गयाल, राज्य पशु गयाल, या इसे मिथुन भी कहते हैं, गयाल या फिर मिथुन। और नागालैंड का भी राज्य पशु यही है, गयाल या मिथुन। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों का राज्य पशु अब आपको ध्यान हो गया है, क्या है, गयाल या मिथुन। अब हम देखते हैं, देखिए जब हमने नदियों को डिस्कस किया था उस समय हमने देखा था मैप के थ्रू ही नदियों को डिस्कस किया था। और ये ब्रह्मपुत्र आ रही है जो कि यांग्याप दर्रे के पास से ही अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश में बहते हुए बांग्लादेश, और फिर बांग्लादेश के बाद में ये अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में, और असम के बाद ये बांग्लादेश में एंटर करती है। नेक्स्ट देखिए, हमने अभी तक 2 झीलें देखी है, एक जो भारत की सबसे ऊंची झील है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की संगेस्तर तसो और सिक्किम की चोलामो झील। अब हम देखते हैं नागालैंड के बारे में। अरुणाचल प्रदेश तो 1987 में पूर्ण राज्य बना था। नागालैंड जो है वो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और इसीलिए 1 दिसंबर जो है वो नागालैंड का स्थापना दिवस है। यहाँ पे 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक एक महोत्सव मनाया जाता है, हॉर्नबिल महोत्सव। जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे 2014 के अंदर, उस समय 1 दिसंबर को नागालैंड गए हुए थे मोदी जी और इन्होंने हॉर्नबिल महोत्सव में पार्टिसिपेट किया था। और उस समय की उनकी एक फ़ोटो खूब वायरल हुई थी, न्यूज़पेपर में भी, मीडिया में भी, सबके मोबाइल में भी, व्हाट्सएप में भी, हर जगह। तो उसमें उन्होंने एक कैप पहन रखी थी जिस पे 2 हॉर्न थे, तो वो हॉर्नबिल महोत्सव था। अब आपको ध्यान रहेगा हमेशा कि नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव। और देखिए, नागालैंड का राज्य पशु हमने देखा मिथुन या गयाल। नागालैंड का जो राज्य पक्षी है वो है ब्लाइट ट्रैगोपन। जिन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हैं वो राज्य पशु, वो राज्य पक्षी
जिनकी संख्या निरंतर घटती जा रही है, या तो वो क्रिटिकली हैं या क्रिटिकली एंडेंजर्ड या फिर एंडेंजर्ड हैं या फिर वल्नरेबल हैं। तो ऐसी स्थिति में हैं तो उन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस राज्य का राज्य पक्षी क्या है, या अरुणाचल प्रदेश का राज्य पशु क्या है। तो याद रखना है कि नागालैंड का जो राज्य पक्षी है व्हाइट ट्रैगोपन, ये लगातार इसकी संख्या घटती जा रही है, तो क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। नागालैंड की झील की हम बात करें, क्योंकि हमारी क्लास जो है वो झील पे हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, तो नागालैंड में है सिलोई झील। नॉर्थ ईस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट झील तो है मणिपुर की लोकटक झील, जिससे सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हर एक स्टेट की एक झील तो हमें पता हो। तो देखिए, नागालैंड में है सिलोई झील, ये आपको ध्यान रखना है। और हमने जब हिमालय को डिस्कस किया था, हिमालय और नदी दोनों को ही पढ़ते समय हमने पूरी तरह मैप का यूज़ किया था, और हिमालय को पढ़ते समय हमने देखा था कि नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के बाद जो हिमालय है वो स्टीप कर्व ले लेता है और ये उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ चल पड़ता है, और इस तरह से इन राज्यों में होते हुए तो यहाँ पे जो हिमालय उत्तरांचल उत्तरी पूर्वी की पहाड़ियाँ हमने कहा था, तो उत्तर पूर्वी की पहाड़ियाँ यानी हिमालय का ही पार्ट हैं, और ये नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी, मिजोरम में मिजो या लुसाई पहाड़ी, लुसाई हिल्स इनको कहते हैं, त्रिपुरा में ये इसका पार्ट नहीं है, और मेघालय के अंदर हमने देखा था गारो खासी जयंतिया जो कि हिमालय का भाग नहीं है। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं उस झील के बारे में जहाँ से सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मणिपुर की लोकटक झील। ये उत्तर पूर्वी भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोकटक झील, जो कि मणिपुर में है। इसके अलावा मणिपुर से एक क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जाता है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, ये विश्व में एकमात्र ऐसा उद्यान है जो कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ये इसे हम एक फोटो के थ्रू देख लेते हैं ताकि आपको याद रखना इजी हो जाएगा। देखिए, इस तरह से इसमें ना वनस्पति तैरती रहती है, और इसी केबुल लामजाओ में निवास करता है मणिपुर का राज्य पशु संगई। ये मणिपुर का राज्य पशु है, स्टेट एनिमल है मणिपुर का संगई, और ये संगई भी संकटग्रस्त है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये संगई का निवास स्थान है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और देखिए, ये फुमडी घास खाता है। ये फुमडी घास जो है वो आपको फ्लोटिंग होती हुई तैरती हुई दिखाई दे रही होगी। तो अब इमेजिन कर पाना आसान है आपके लिए कि कोई नेशनल पार्क फ्लोटिंग करता हुआ यानी फ्लोट करता हुआ कैसे हो सकता है, तैरता हुआ कैसे हो सकता है। तो अब आपको फोटो से इमेजिन करना ईजी हो जाएगा, और बाकी जा कर के देख कर आना चाहिए कि किस तरह का नेशनल पार्क है। तो देखिए, ये इस तरह से यहाँ पे वनस्पतियाँ तैरती रहती हैं, और जो लोकटक झील है इसके अंदर भी मिट्टी के छोटे छोटे द्वीप भी बने हुए हैं, और इसमें भी वनस्पति जो है वो तैरती रहती हैं। बहुत ही सुंदर खूबसूरत झील है ये लोकटक झील। देखिए, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मणिपुर के अंदर। लोकटक झील मणिपुर के अंदर। इसके अलावा मणिपुर को हम याद रखते हैं इरोम चानू शर्मिला के कारण भी। इनका नाम आपने खूब बार सुना होगा न्यूज़ में, इरोम चानू शर्मिला। इन्होंने अफ्स्पा कानून को हटाने के लिए 16 सालों तक अनशन किया था, 2000 से लेकर के 2016 तक। बहुत लंबा समय होता है ये। 16 सालों तक इन्होंने अनशन किया था अफ्स्पा कानून को हटाने के लिए। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में अफ्स्पा कानून, ये क्या है? आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इसके तहत जो हमारे अर्धसैन्य बल हैं उनके पास इतनी पावर होती है कि वो किसी को भी गोली मार सकते हैं, संदेह के आधार पे किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी के घर की जांच पड़ताल कर सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं। तो ये एक ऐसा कानून है जो कि मानव अधिकारों का हनन करता है। तो इसीलिए जो इरोम चानू शर्मिला हैं, इन्होंने अफ्स्पा कानून को हटाने के लिए अनशन किया था 16 सालों तक। लेकिन ये कानून अभी तक नॉर्थ ईस्ट से पूरी तरह नहीं हटा है। हाँ, कुछ कुछ जगह हटा दिया गया है, और कुछ कुछ जिले हैं, कुछ कुछ पुलिस चौकियां हैं जिनके एरिया में अभी भी अफ्स्पा लागू है। तो इरोम चानू शर्मिल, आपको ये नाम ध्यान भी होगा, मणिपुर का नाम आने के साथ ये ध्यान रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं मिजोरम की।
देखिए मणिपुर को 1972 के अंदर, हम ये भी देख रहे हैं कि कौन से स्टेट को कब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था। तो मणिपुर को 1972 के अंदर स्टेट बना दिया था। अब हम बात करते हैं मिजोरम की, और यहाँ पे भी राज्यसभा की एक ही सीट है। मिजोरम में देखिए तामदिल झील है और मिजो या लुसाई हिल्स है यहाँ पे, और तामदिल झील है मिजोरम के अंदर। देखिए मिजोरम पूरा नॉर्थ ईस्ट ही बहुत ज़्यादा एक समय तक यहाँ पे अलगाव रहा था, भारत से अलग होकर के ये एक स्वतंत्र राष्ट्र की या अलग होकर के रहने की पूरी डिमांड चल रही थी इनकी। देखिए यहाँ पे मिजोरम के अंदर लाल डेंगा, मिजो नेशनल फ्रंट इनकी पार्टी का नाम है, लाल डेंगा, इनके नेतृत्व में यहाँ पे आंदोलन हुआ। आंदोलन क्या, इन्होंने क्रांति कर दी थी और यहाँ पे पूरी तरह से मिजोरम को स्वतंत्र कर लिया था। फिर यहाँ पे केंद्र सरकार ने इंटरप्ट किया और उसके बाद में इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया और फिर इसे 1987 के अंदर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1987 लाल डेंगा जो बाद में यहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे थे, इन्हीं के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट ने यहाँ पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया था एक तरह से। तो ये है मिजोरम, और मिजोरम में है तामदिल झील। तामदिल झील आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए त्रिपुरा, त्रिपुरा में रुद्र सागर झील है, ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है रुद्र सागर झील और ये रामसर साइट के तहत है। लोकटक झील को भी रामसर साइट घोषित किया गया है। लोकटक झील रामसर साइट है, त्रिपुरा की रुद्र सागर झील रामसर साइट है। इसके अलावा त्रिपुरा में है दम्बूर झील, और आप ये जो ब्लैक डॉट देख पा रहे हैं ये त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। और ये देखिए ये वाला जो व्हाइट आपको दिखाई दे रहा है ये बांग्लादेश है और ये बाउंड्री है बांग्लादेश की। तो बिल्कुल बाउंड्री के पास है, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है राजधानी अगरतला त्रिपुरा की। और त्रिपुरा से दो झीलें आपको ध्यान रखनी है, रुद्र सागर लेक जो कि रामसर साइट है और इसके अलावा दम्बूर झील। अब हम बात करते हैं पूर्व का स्कॉटलैंड, हमारा मेघालय, बादलों का घर। मेघालय इस शब्द के अंदर ही इसका अर्थ है मेघ प्लस आलय, मेघ यानी बादल, आलय यानी घर, तो बादलों का घर। और इसीलिए एक नाम जो हम सभी बचपन से जानते हैं, पहले चेरापूंजी और वर्तमान में मासिन राम। तो ये नाम हमें ध्यान है क्योंकि प्रतिवर्ष जो बारिश होती है, जो वर्षा होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है मासिन राम में। ये हमें फैक्ट के रूप में बचपन से ही रटा हुआ है बिल्कुल। देखिए मेघालय बादलों का घर, ये बहुत ज़्यादा आर्द्रता रहती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, पूरे ईयर के दौरान बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। यहाँ पे है दाची झील, दाची झील है मेघालय के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे नोक्रेक झील और वार्ड झील भी हैं, नोक्रेक और वार्ड। अब हम एक दो फैक्ट मेघालय के बारे में और जानते हैं। दाची झील मेघालय की आपको ध्यान रखनी है। देखिए मेघालय में जो गारो खासी जयंतिया 3 जनजातियां हैं और उन्हीं के नाम पे गारो खासी जयंतिया यहाँ पे पहाड़ियां हैं, और वो हिमालय का भाग नहीं है, वो दक्कन के पठार का पार्ट हैं। ये हमने देख लिया था पहले ही। अब देखिए गारो खासी जयंतिया ये जो जनजातियां हैं इनमें मातृ वंशावली चलती है। तो जो फेमिनिस्ट लोग हैं उन्हें मेघालय बहुत अच्छा लग सकता है, या फिर जो लड़कियां ये सोचती हैं कि हमें क्यों ससुराल जाना पड़ता है, लड़के क्यों नहीं ससुराल में आकर के रह सकते, लड़कियां ही क्यों ससुराल जाएं, तो उन्हें मेघालय बहुत अच्छा लग सकता है। यहाँ पे मातृ वंशावली चलती है, यानी जैसे हम पिता का सरनेम लगाते हैं, हम सभी हमारे नाम के आगे फादर का सरनेम लगाते हैं, वैसे यहाँ पे माता का वंशज चलता है, माँ का वंश चलता है। यानी बेटियाँ ससुराल, लड़कियाँ ससुराल नहीं जाती, लड़के ससुराल में रहने आते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो परंपरा है वो ये है कि सबसे छोटी बेटी जो होती है वो अपने माता पिता की केयर टेकर होती है, वही उनकी देखभाल करती है और उसी को संपत्ति मिलती है। तो ये यहाँ पे एक अलग ही ट्रेडिशन चलता है मेघालय के अंदर। अब देखिए असम, असम में है दीपोर बील झील जो कि रामसर साइट के तहत आती है। दीपोर बील, आज पता नहीं मार्कर को क्या हो गया है, दीपोर बील आती है रामसर साइट के तहत। इसके अलावा असम में गुवाहाटी के 60-70 किलोमीटर के बाद ही है चंदुबी झील। चंदुबी झील यहाँ पे गुवाहाटी में
कामाख्या मंदिर जो कि बहुत ही फेमस टेम्पल है, कामाख्या मंदिर में अम्बुवासी मेला भी लगता है। और देखिए नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट पहले क्या थे, असम का ही भाग थे और बाद में ये स्वतंत्र हुए हैं। स्वतंत्र क्या हुए, पूर्ण स्टेट बने हैं, राज्य का दर्जा इन्हें मिला है। मेघालय जो है ये 1972 के अंदर इसे पूर्ण स्टेट का दर्जा दिया गया था। 1972 में राज्य बना था मेघालय, और मेघालय में भी राज्यसभा में एक ही सीट है। चलिए, ये हमारी नॉर्थ ईस्ट की जो झीलें थी वो कंप्लीट हो गई हैं। ध्यान रखना है आपको, सबसे ऊंचाई पे जो स्थित झील है वो है चोलामू झील जो कि सिक्किम में है। अरुणाचल प्रदेश में संगेस्तर झील है। इसके अलावा नागालैंड में सिलोई झील, मणिपुर की लोकटक झील जो कि रामसर साइट भी है, नागालैंड में है तामदिल झील, मिजोरम में है तामदिल झील, और त्रिपुरा में है दम्बूर झील और रुद्रसागर झील। मेघालय के अंदर है दाची झील, मेघालय में है दाची झील। और इसे ब्रिटिशर्स जो हैं वो पूर्व का स्कॉटलैंड कहते थे मेघालय को। बहुत ही खूबसूरत घूमने लायक राज्य है, जाना चाहिए। ये हम देख चुके हैं संगई और फुमडी। अब देखिए वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ऐसा स्टेट है जिसका देखिए नॉर्थ पार्ट जो है वो जाकर के सिक्किम से टच होता है। ये दार्जिलिंग, हम सभी चाय के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं और ये दार्जिलिंग जिला है यहाँ का, वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग। यहाँ पे है सुमेंडू झील, ये आप देख पा रहे हैं, ये है सुमेंडू झील। दार्जिलिंग जहाँ पे चाय बहुत फेमस है और हम सभी चाय पीने में माहिर हैं। देखिए इसके अलावा ये नॉर्थ में और साउथ में यहाँ पे है रविंद्र सरोवर। ये दो झीलें आपको ध्यान रखनी है, रविंद्र सरोवर। इसके बाद अब हम चलते हैं उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ, लद्दाख, जम्मू कश्मीर होते हुए केरल तक। अब हम इस तरह से मैप को कवर करेंगे। सबसे पहले देखिए लद्दाख से, क्योंकि अभी तक यदि कोई झील लद्दाख में भी स्थित थी तो हमें आंसर होता था जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर का ही पार्ट था लद्दाख। लेकिन 2019 में 31 अक्टूबर को, क्योंकि 31 अक्टूबर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और जिन्हें हम जानते हैं भारत के एकीकरण के लिए, तो इसीलिए 31 अक्टूबर से अधिनियम लागू हुआ और 2019 में लद्दाख बना यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। ये दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी हैं। तो लद्दाख से अब हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन सी झीलें हैं। एक तो देखो पेगोंग तसो, फिर से लद्दाख में फिर से तसो शब्द आ रहा है क्योंकि तिब्बती भाषा में तसो का मतलब होता है झील। तो पेगोंग तसो, तसोकर और तसो मोरिरी, ये तीन झीलें लद्दाख में हैं। और तसोकर और तसो मोरिरी याद इसलिए रखनी है क्योंकि ये रामसर साइट हैं, ये दोनों ही रामसर साइट हैं, इसलिए इनको ध्यान रखना है। और पेगोंग तसो तो बहुत ही खूबसूरत झील है, देखिए इसको फोटो में भी देखिए। पेगोंग तसो बहुत ही हिमालय की जो पहाड़ियां हैं उनसे घिरी हुई और बहुत ही सुंदर झील है ये। तो तीन झीलें लद्दाख से ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में देखिए ये झेलम नदी है और इसी के किनारे वूलर झील, यहाँ पे ये जो दिखाई दे रही है ये है वूलर झील। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वूलर झील। और इसका निर्माण कैसे हुआ है, देखिए गोखुर झील आपने नाम सुना होगा। क्या होता है, नदी इस तरह से बह रही है क्योंकि यहाँ पे जो नदियाँ हैं वो सीधे नहीं प्रवाहित होती हैं, यहाँ पे पहाड़ियों पर्वतों के कारण नदियाँ जो है वो इस तरह से विसर्प बनाती हुई बहती हैं। तो ये देखिए इस तरह से नदी बह रही थी, लेकिन देखिए धीरे धीरे नदी क्या है, कटाव करती है और ये नदी एक समय के बाद इस तरह से बहने लग जाती है स्ट्रेट। तो ये जो पार्ट है वो अलग होकर के झील बन जाता है। तो इसे इसकी जो शेप होती है वो ऑक्सबो, गाय के खुर जैसी होती है, इसीलिए इसको गोखुर झील कहते हैं। तो वूलर झील किसका उदाहरण है, गोखुर झील का। और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये झेलम नदी के कारण बनी झील है। तो ये आपको फैक्ट के रूप में ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए मनसबल, टर्सर लेक और मर्सर लेक, इनको सिस्टर लेक कहते हैं, टर्सर और मर्सर, और ये दोनों भी रामसर साइट में है।
वुलर झील भी रामसर साइट के तहत आती है। वो झीलें तो बिल्कुल आपको टिप्स पे होनी चाहिए जो रामसर साइट के तहत आती हैं। कौन से स्टेट में है, कहाँ पे स्थित है, उनके बारे में कौन सी ऐसी विशेषता है उन झीलों की जो याद होनी ही चाहिए। कोई ना कोई फैक्ट जरूर ध्यान होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन उसी से सही होगा। तो देखिए वुलर झील रामसर साइट है, टर्सर लेक, मर्सर लेक दोनों रामसर साइट हैं। इसके अलावा देखिए अंचर झील, नागिन झील और श्रीनगर जो है, श्रीनगर यहाँ पे है डल झील जो कि बहुत ही सुंदर है। डल झील, हम इसका भी एक फोटो देख लेते हैं डल झील का, क्योंकि बॉलीवुड के बहुत सारे सॉन्ग्स पिक्चराइज किए गए हैं यहाँ पे। ये देखिए डल झील जहाँ पे शिकारे चलते हैं जो कि बहुत ही यहाँ की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर की झीलें हैं, कोसरनाग, वेरीनाग, वेरीनाग से ही निकलती है झेलम नदी। कोसरनाग, वेरीनाग, शेषनाग, नागिन, यानी नाग और नागिन जैसे ही आपको शब्द दिखाई दे वैसे ही आप समझ जाना कि ये कहाँ से है, जम्मू कश्मीर से। गड़सर झील, मनसबल, अंचार झील और तरसर और मरसर, इनको कहते हैं सिस्टर लेक, तरसर और मरसर। इसके अलावा वुलर झील और डल झील, डल झील बिल्कुल श्रीनगर के अंदर। ये जम्मू कश्मीर की लेक हो गई है और लद्दाख की हमने देख ही ली, पैगोंग तसो, तसोकर, तसो मोरीरी, तीनों आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में देखो जो सतलज नदी है, यहाँ पे ये गोविंद सागर आपको दिखाई दे रहा है, गोविंद सागर झील। ये गोविंद सागर झील कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील है जो कि सतलज नदी के पानी को ही रोक करके बनाई गई है। और ये देखिए सतलज नदी आगे बहती हुई पंजाब में, और यहाँ पे ये व्यास नदी आकर के इसमें मिल जाती है हरिके में। हमने देखा था सिंधु नदी तंत्र में सिंधु की 5 बड़ी सहायक नदियाँ चिनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलज, इनमें बाकी सारी नदियाँ जाकर के मिलती हैं आपस में पाकिस्तान के अंदर, लेकिन व्यास और सतलज दोनों मिल जाती हैं पंजाब में हरिके में। और यहीं से हरिके से ही हमारे देश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली जो है इंदिरा गांधी कैनाल, वो यहीं से निकलती है, राजस्थान में जो जाती है वो यहीं से निकलती है पंजाब से। देखिए ये है गोविंद सागर जो कि है कृत्रिम झील। इसके अलावा जो पंजाब है और हरियाणा है, इन दोनों की राजधानी प्लस में यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, चंडीगढ़ में सुखना झील, ये जो ब्लैक कलर से डॉट आपको दिखाई दे रहा है ये है चंडीगढ़, इसमें है सुखना झील। इसके अलावा हरियाणा, हरियाणा में है बड़कल झील, बड़कल झील जिसके किनारे सूरजकुंड का मेला भी लगता है। और ये आप मैप में देख पा रहे हैं रेड कलर से दिल्ली बना हुआ है और ये यमुना नदी निकल रही है यहाँ से। इसके अलावा देखिए यहाँ पे है उत्तराखंड, उत्तराखंड में रूपकुंड झील, ध्यान रखना है रूपकुंड झील। इसके अलावा बाकी झीलें अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सी हैं यहाँ पे। देखिए उत्तराखंड में जितने भी ताल आपको दिखाई दें, एक्सेप्शन 2 हैं। कौन कौन से? एक तो रामगढ़ ताल और एक मोकमा ताल। इन 2 को छोड़ करके जो भी आपको ताल दिखाई दे वो है उत्तराखंड में। भीमताल, नैनीताल, देवताल, मालाताल, सतताल, सूरजताल, नोकची ताल और रूपकुंड। नोकची ताल से क्वेश्चन पूछा गया है तो नोकची ताल को 2 बार ध्यान कर लेना आप लोग। नोकची ताल और रूपकुंड, रूपकुंड की लोकेशन तो अभी हमने देख ही ली है। हिमाचल प्रदेश में देखिए पोंग डैम झील, चंद्रताल आर्द्रभूमि और रेणुका आर्द्रभूमि, ये तीनों ही हैं रामसर साइट के तहत और ये सबसे छोटी वेटलैंड है हमारे भारत की। तो आपको ध्यान रखना है पोंग डैम झील, चंद्रताल झील और रेणुका आर्द्रभूमि या रेणुका झील भी दिया हुआ आ सकता है। इसके अलावा गोविंद सागर जो है वो कृत्रिम झील है। पंजाब में हम देखें तो कंजली, रोपड़ और हरिके, ये तीनों ही रामसर साइट के तहत आती हैं। ये तीनों भी रामसर साइट हैं, तो इसीलिए हिमाचल और पंजाब की 3 और 3 6 झीलें आपको ध्यान रखनी है। यूपी की हम बात करें तो यूपी में है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये बिल्कुल यूपी और एमपी के बॉर्डर पे है, अभी हम मैप में भी देख लेंगे। इसके अलावा एक ताल जो यूपी में है, उत्तराखंड में नहीं है। ध्यान कैसे रहेगा? देखिए यूपी से ही अलग होकर के राज्य बना है उत्तराखंड। तो देखिए रामगढ़ ताल क्या है? यूपी के अंदर है। इसके अलावा कीठम झील, कीठम झील जो है यूपी की, ये रामसर साइट है, यानी ये आर्द्र भूमि है। इसके कंजर्वेशन के लिए, इसके मैनेजमेंट के लिए इसे रामसर साइट घोषित किया गया है।
बिहार की अगर हम बात करें तो मोकमा ताल झील और कंवर या काबर झील, और इस कंवर या काबर झील को भी रामसर साइट घोषित किया गया है। जो 46 साइट हैं उनमें से बहुत सारी साइट आज हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी झीलों को भी रामसर साइट घोषित किया गया है। जब हम वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ेंगे उस समय हम ये देखेंगे कि भारत में कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य हैं जिनको रामसर साइट घोषित किया गया है। तो आज हम झीलों को याद करते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखते हैं राजस्थान में। देखिए राजस्थान में सांबर झील को रामसर साइट घोषित किया गया है। सांबर झील ये इनलैंड सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इनलैंड है ये, यानी चारों तरफ से इसका पानी जो है वो कहीं कहीं भी महासागर या सागर में जाकर के नहीं गिरता। ये इनलैंड है। सांबर झील, नमक का उत्पादन होता है यहाँ पे, जो कि जयपुर के बिल्कुल पास में है। सांबर झील जयपुर जो सिटी है उसके नियर बाई में है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए चंबल नदी, ये चंबल नदी बह रही है और यहाँ पे मध्य प्रदेश में है गांधी सागर, और यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर, चित्तौड़गढ़ में है राणा प्रताप सागर। रावत भाटा जो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे जनरेट होती है वहीं पे ये रिजर्वॉयर है, यानी पानी को इकट्ठा किया गया है। ये नेचुरल नहीं है, ये मानव निर्मित है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर। इसके अलावा राजस्थान में उदयपुर को तो झीलों की नगरी कहा जाता है। तो अभी हम राजस्थान की और झीलें देखेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे गुजरात में नाल सरोवर, नाल सरोवर है, वो भी रामसर साइट है। स्पेशली रामसर साइट को तो आज टिप्स पे कर ही लेना है। नाल सरोवर रामसर साइट है। इसके अलावा थोल झील, जिसे अभी रिसेंट में ही इसे रामसर साइट घोषित किया गया है, गुजरात की थोल झील, ये भी रामसर साइट है। खारगोदा झील और उरून झील, ये हैं गुजरात की झीलें। और राजस्थान की झीलें अभी हम देख लेते हैं। देखिए राजस्थान में सांबर झील जो कि रामसर साइट है, यहाँ पे नमक का उत्पादन होता है। लूणकरणसर, पचपदरा, नक्की झील, नक्की झील के लिए कहते हैं ये माउंट आबू में स्थित है। अरावली की जो रेंज हमने देखी थी, माउंट आबू में सबसे ऊंची चोटी है अरावली की गुरु शिखर। ये नक्की झील जो है वो माउंट आबू में है और इसे कहा जाता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदा था, तो ये इसके बारे में कहानी चलती है। तो नक्की झील माउंट आबू में। राजसमंद झील, बालसमंद झील, जयसमंद झील, जयसमंद को ढेबर झील भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है क्योंकि बहुत बार ढेबर दे करके पूछ लिया जाता है। पुष्कर झील, इसका बहुत धार्मिक महत्व है पुष्कर झील का। यहाँ पे जैसे स्नान किया जाता है, जैसे हरिद्वार में स्नान होता है, ठीक वैसे ही पुष्कर में भी स्नान होता है। मानसागर, जयपुर अगर किसी ने विजिट किया हो या जो जयपुर के आसपास ही रहते हैं उन्हें पता है कि जल महल को ही कहते हैं मानसागर। फतेह सागर, रंग सागर, पिछोला झील और स्वरूप सागर, ये चारों झील हैं उदयपुर के अंदर, और उदयपुर को कहते हैं झीलों की नगरी उदयपुर में। तो ये थी राजस्थान की झीलें। इसमें सांभर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश। हम बिल्कुल नॉर्थ टू साउथ चल रहे हैं। हमने लद्दाख में, फिर जम्मू कश्मीर में, फिर उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और इसके बाद में राजस्थान और गुजरात। अभी हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश को। तो आज जो स्टेट की बाउंड्रीज हैं वो भी आपको ध्यान रहनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। देखिए मध्य प्रदेश में भोपाल को कहते हैं झीलों की नगरी। यहाँ पे है अपर लेक और लोअर लेक, और इसे कहते हैं भोज वेटलैंड। और भोज वेटलैंड भी क्या है, रामसर साइट के तहत इसे भी संरक्षित किया गया है, भोज वेटलैंड। इसके अलावा चंबल नदी पे हम देख चुके हैं गांधी सागर, और यहाँ पे देखिए नर्मदा नदी पे दो रिजर्वोयर आपको ध्यान रखने हैं। एक है बागी डैम रिजर्वोयर, एक है इंदिरा सागर रिजर्वोयर। ये दोनों नर्मदा नदी पे हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, इसीलिए नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे सोन नदी पे है बैन सागर लेक, बन सागर या बैन सागर लेक सोन नदी पे। नर्मदा और सोन दोनों ही निकलती हैं अमरकंटक से। ये हमने जब प्रायद्वीपीय भारत की नदियां देखा था उस समय भी इस फैक्ट को हमने देख लिया था। इसके अलावा देखिए बिल्कुल यूपी और एमपी की बिल्कुल बाउंड्री पे है, ये रहा गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये रिहंद नदी पे है।
नेक्स्ट हमारा है महाराष्ट्र। हम बढ़ रहे हैं केरल की तरफ। महाराष्ट्र में देखिए एक लेक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोनार लेक। ये क्रेटर से बनी हुई है, यानी उल्का पिंड के गिरने से जो गड्ढा हुआ उसकी वजह से ये झील बनी है, इसको कहते हैं क्रेटर लेक। तो लोनार झील ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है, लोनार झील। और ये भारत की सबसे गहरी झील है, सबसे गहरी झील। अब देखिए महाराष्ट्र में हमने देखा था त्र्यंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी नदी, आप देख पा रहे हैं। और ये है मंजरा नदी जो कि गोदावरी की दाएं तट की सहायक नदी है। मंजरा या कहीं कहीं से मंजरी भी लिखा हुआ मिल जाता है। हमने गोदावरी की सहायक नदियों को देखा था, वेनगंगा, पेनगंगा, मंजरी। तो देखिए यहाँ है निजाम सागर जो कि मंजरा या मंजरी नदी पे है, निजाम सागर। और ये है कहाँ पे? तेलंगाना में। अब आपको ध्यान रखना है क्योंकि पहले इसका आंसर आंध्र प्रदेश हो सकता था। क्यों? क्योंकि तेलंगाना भी तो आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था। लेकिन अब क्योंकि तेलंगाना अलग स्टेट है तो आपको और अच्छे से ये फैक्ट याद रखना है कि निजाम सागर जो है वो तेलंगाना में है। इसके बाद देखिए यहाँ पे भीमा नदी और ये कृष्णा नदी आपको दिखाई दे रही हैं। तो कृष्णा नदी पे है शिवाजी सागर, शिवाजी सागर। इसके अलावा ये मुंबई आप देख रहे हैं, मुंबई में 3 झीलें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, तंसा, आंध्रा और तुलसी। तंसा, आंध्रा और तुलसी, ये 3 झीलें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं तेलंगाना की। ये जो बिल्कुल पैरेट कलर से, ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है, तेलंगाना। तेलंगाना में देखो हैदराबाद को भी झीलों की नगरी कहते हैं। हैदराबाद में देखिए एक तो ओस्मान सागर, हुसैन सागर, हिमायत सागर, ये झीलें हैं हैदराबाद के अंदर। तो पूछा जा सकता है कि हैदराबाद के आसपास की झीलों का नाम दे करके कि ये कहाँ पे स्थित है, तो तेलंगाना में। और पर्टिकुलर जगह पूछे तो हैदराबाद में। महाराष्ट्र से आपको तंसा, आंध्रा और तुलसी और इसके अलावा लोनार झील जो कि क्रेटर झील है, सबसे गहरी झील है भारत की, ये ध्यान रखना है। हैदराबाद, तेलंगाना को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में देखो तुंगभद्रा नदी जो कि कृष्णा की सहायक नदी है। अब आप देखो मैप का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप ये समझ पाओ कि देखो ये कृष्णा नदी बह रही है और कृष्णा नदी में ये यहाँ से तुंगभद्रा इसकी सहायक नदी जो कि इसकी दाएं तट की सहायक नदी है, क्योंकि हमने देखा था नदी जिस डायरेक्शन में बहती है उसी डायरेक्शन में अपना फेस करके हम खड़े हो जाते हैं, तो उस नदी का दायां तट कहलाता है हमारा जो राइट साइड है, राइट हैंड है, वो कहलाता है नदी का दायां तट। तो नदी के दाएं तट की तरफ से तुंगभद्रा, और ये देखिए तुंगभद्रा रिजर्वोयर। जब हम नदी घाटी परियोजना और इसके अलावा डैम को डिस्कस करेंगे, जो बांध है हमारे भारत में उनको पढ़ेंगे, उस समय भी हम ये देख लेंगे कि कौन कौन से रिजर्वोयर हैं और कौन कौन सी नदियों पे हैं। आज हम झीलों को पढ़ते समय भी, क्योंकि ये रिजर्वोयर हैं तो पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में, तो आज हम इस समय पे भी इनको याद कर रहे हैं। तो तुंगभद्रा रिजर्वोयर, नाम में ही इसके तो है लिखा हुआ आंसर, कहाँ पे है? तुंगभद्रा नदी पे। तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है तुंगभद्रा। अब देखिए यहाँ पे तुंगभद्रा, ये यहाँ पे देखिए ये सीमा बना रही है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की। ये कृष्णा नदी बह रही है क्योंकि देखिए यहाँ पे आकर के तुंगभद्रा मिल गई है कृष्णा से, और कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा बनाते हुए बह रही है और फिर ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है कृष्णा नदी। अब इसके अलावा देखिए लिंगा नामक की ये भी रिजर्वोयर है, इसके अलावा कृष्ण राज सागर रिजर्वोयर है। ये तीनों रिजर्वोयर जब हम नदी घाटी परियोजना पढ़ेंगे उस समय फिर से डिस्कस कर लेंगे। अब देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 2 झीलें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पुलिकट और एक कोलेरू। पहले पुलिकट को देखते हैं। देखो पुलिकट झील जो है वो 87 to 90% आंध्र प्रदेश में है, क्योंकि देखो बिल्कुल बाउंड्री पे आपको दिखाई दे रही होगी। और पुलिकट झील जो है वो भारत की दूसरी बड़ी लेगून झील है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है चिल्का झील और दूसरी बड़ी लेगून झील है पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में और साथ ही तमिलनाडु में। लेकिन आंसर ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अगर दोनों दे रखा हो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तो बिल्कुल ये सही होगा, लेकिन अगर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इन दोनों में से एक ही चूज करना हो तो डेफिनेटली आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील, पुलिकट झील से ही इंटीग्रेटेड पार्ट है श्रीहरिकोटा। ये एक द्वीप है जिसे यहाँ से हम सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है हमारा इसरो का, इसका नाम है अभी वर्तमान में सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये हमारे वैज्ञानिक के नाम पे
जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनके नाम पे हमने इनका नाम रखा है सतीश धवन स्पेस सेंटर। जैसे अभी हम देखेंगे कि व्हीलर द्वीप को अब्दुल कलाम साहब के नाम पे नाम दे दिया है, हमारे वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब के नाम पे नाम दे दिया है व्हीलर द्वीप को। तो ठीक वैसे ही श्री हरिकोटा को हमने सतीश धवन जी के नाम पे सतीश धवन स्पेस सेंटर, और यहाँ से हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। देखिए यहाँ पे इस वाली जगह को चूज करने के पीछे कारण क्या है, एक तो यहाँ पे इक्वेटर लाइन हमारी जो 0 डिग्री है विषुवत रेखा उसके करीब होने के कारण, दूसरा यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स का लाभ मिल सकता है, तीसरा सुरक्षा की दृष्टि से ये बिल्कुल निर्जन इलाका है। आप देख पा रहे हैं ना, ये पूरा पार्ट बंगाल की खाड़ी जो आपको सी ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है, और ये ब्लैक बाउंड्री, ये तट खत्म और यहाँ से पूरा बंगाल की खाड़ी शुरू हो जाती है। तो बंगाल की खाड़ी क्योंकि ये ऐसा द्वीप है जो बिल्कुल निर्जन है, तो सुरक्षा कारणों से भी, और 2 अन्य कारण जो अभी हमने देखे, ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इसके अलावा इक्वेटर के पास होने के कारण, तो ये ऐसी लोकेशन को चूज किया गया जहां से हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। ये इसरो का सेंटर है श्री हरिकोटा द्वीप, और ये किससे इंटीग्रेटेड पार्ट है, पुलिकट लेक से, पुलिकट झील, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे है कोलेरू झील। कोलेरू झील आप देख पा रहे होंगे कि ये कृष्णा नदी आ रही है, और ये कृष्णा नदी यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, और यहाँ से ये आ रही है गोदावरी। तो गोदावरी और कृष्णा इन दोनों के बिल्कुल बेसिन में, इन दोनों के बिल्कुल जो बेसिन बहाव क्षेत्र है उसके बीच में स्थित है कोलेरू झील। ये मीठे पानी की झील है कोलेरू झील, और ये खारे पानी की झील है पुलिकट झील, और कोलेरू मीठे पानी की झील है। ये दोनों झील आपको आंध्र प्रदेश में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं तमिलनाडु और केरल, इन दोनों की झीलों को डिस्कस करते हैं। देखिए केरल के अंदर सस्टमकोटा, वेम्बानद झील और अष्टमुदी। वेम्बानद सबसे लंबी झील है, ये भी रामसर साइट है, सस्टमकोटा भी रामसर साइट है, और अष्टमुदी झील भी, अष्टमुदी 8 भुजाएं, इसकी आकृति ऐसी है कि ऐसा लगता है 8 भुजाएं हैं इस झील को, इसीलिए अष्टमुदी कहा गया है। तो ये भी रिजर्वॉयर है, सॉरी रामसर साइट है, रिजर्वॉयर नहीं है, रामसर साइट है। यहाँ पे देखिए पेरियार झील, हमने केरल में पेरियार नदी को पढ़ा था, ये आप देख पा रहे हैं, ये पेरियार नदी है, और यहीं पे है पेरियार झील। तो 4 झीलें आपको केरल की ध्यान रखनी है, सस्टमकोटा, वेम्बानद, अष्टमुदी और पेरियार झील। ये 3 क्या है, रामसर साइट घोषित की जा चुकी हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में है कोडाईकोनाल। तमिलनाडु में 2-3 लोकेशन देख लेते हैं जो कि हमारे लिए आगामी क्लासेस में इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। देखिए जब हम जल संधि पढ़ेंगे उस समय पाक जल संधि, अब पाक जल संधि, पाक खाड़ी, ये नाम आने के साथ आपको लग सकता है कि या तो ये बांग्लादेश के नीचे की साइड जो पार्ट है वहाँ पे हो सकती है, या फिर ये गुजरात के पैरेलल में हो सकती है, क्योंकि आपको लगता है या तो पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान का बांग्लादेश, या फिर जो अभी पाकिस्तान है जिसे पहले पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे, पाकिस्तान, वहाँ पे हो सकती है गुजरात के आसपास। लेकिन देखिए पाक की खाड़ी कहाँ पे है, तमिलनाडु और श्रीलंका के यहाँ पे बीच में, तो नाम से कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना है पाक की खाड़ी। और ये देखिए श्रीलंका का ये बिल्कुल नर्दर्न पार्ट जाफना प्रायद्वीप, यहाँ पे इसी जाफना प्रायद्वीप को स्वतंत्र घोषित करने के लिए जो लिट्टे था उसने राजीव गांधी की हत्या तक करवा दी थी, तो ये बहुत डिस्प्यूट वाला एरिया है श्रीलंका का जाफना प्रायद्वीप, ये हमेशा से स्वतंत्र होने की मांग करता रहा है, और लिट्टे जिसके बारे में हम कभी जरूर डिस्कस करेंगे। पाक जल संधि, इसके अलावा यहाँ पे 2-3 और इम्पॉर्टेंट लोकेशन है। एक तो मन्नार की खाड़ी, ये देख पा रहे हैं आप, मन्नार की खाड़ी, तूतीकोरिन बंदरगाह, इसके अलावा रामेश्वरम और धनुषकोडी। ये बार बार जब हम ज्योग्राफी की क्लासेस को आगे से आगे पढ़ेंगे उस समय ये सारे ही पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो ये लोकेशन आज हमने देख ली है। इसके अलावा तमिलनाडु में कोडाईकोनाल झील आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं उड़ीसा की। देखिए उड़ीसा में चिल्का झील जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देखिए बाली मेला, कोलाब झील, विक्टोरिया सागर, हीराकुंड जो कि भारत का सबसे बड़ा डैम है महानदी के ऊपर, ये आप देख पा रही हैं, ये महानदी ही बह रही है और यहाँ पे आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है महानदी।
और महानदी की एक शाखा ही यहाँ पे आ रही है चिल्का झील के अंदर। तो इसीलिए चिल्का झील का जो ये वाला पानी है ये मीठा पानी है। और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे बहुत प्रॉपर मैनर में कि चिल्का झील जो है वो 3 तरफ से ही लैंड से घिरी हुई है। ये वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल बंगाल की खाड़ी से लगता है और यहाँ से समुद्र का पानी अंदर आ जा सकता है इस झील के अंदर। तो ये इसकी खास बात है। और ये भारत ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। इसके अलावा देखिए महानदी के दोनों तरफ अंसुपा और कंजिया झील, ये 2 झीलें आपको दिखाई दे रही हैं। नॉर्थ में अंसुपा, साउथ में कंजिया झील। इसके अलावा रेंगोली रिजर्वोयर, ये इतना आपको ध्यान रखना है उड़ीसा के अंदर, बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 या 2 बार इनको फिर से रिकॉल करोगे इतने में ध्यान हो जाएंगी कि जितने भी नाग नागिन हैं वो जम्मू कश्मीर में, जितने भी ताल हैं वो उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, अब देखिए चिल्का झील के बारे में कुछ फैक्ट्स को याद करते हैं। देखिए चिल्का झील, इसे सबसे पहले भारत में रामसर साइट, पूरे भारत में सबसे पहले जो रामसर साइट घोषित किया गया था वो चिल्का झील को किया गया था। और इसके साथ केवलादेव नेशनल पार्क जो कि भरतपुर में है राजस्थान के अंदर। तो चिल्का झील पहली रामसर साइट थी हमारे यहाँ 1981-82 के अंदर इसे रामसर साइट घोषित किया गया था। देखिए उड़ीसा एक सुदर्शन पटनायक की वजह से भी उड़ीसा बहुत फेमस है। ये जो हैं वो सैंड आर्टिस्ट हैं और इसी उड़ीसा के तट पे ये मिट्टी से बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनाते हैं। तो बहुत बार सुदर्शन पटनायक की बनाई हुई या तो कलाकृति या फिर उनका नाम आपने जरूर देखा होगा न्यूज़ में या किसी भी सोशल साइट के ऊपर। तो चिल्का झील एक और वजह से फेमस है, ओलिव रिडले प्रजाति, जो कि कछुए की बहुत ही छोटी प्रजाति है ओलिव रिडले। वो यहाँ पे आकर के सर्दियों में रहता है और गर्मियों में वापस पानी में चला जाता है ओलिव रिडले। और ये संकटग्रस्त प्रजाति चल रही है तो इसीलिए ओलिव रिडले प्रजाति से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये कछुआ है। इसके अलावा चिल्का झील के लिए चिल्का बचाओ आंदोलन भी चला था। देखिए 1990s के अंदर, 90 के दशक के अंदर, आज तो पता नहीं हमारे मार्कर को क्या हो गया है। देखिए 90 के दशक में टाटा आयरन एंड स्टील और उड़ीसा गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था झींगे की खेती के लिए और उसके निर्यात के लिए। तो इस वजह से जो यहाँ पे रह रहे मछुआरे थे उनकी आजीविका पे खतरा आ गया था। तो उन्होंने आंदोलन शुरू किया, चिल्का बचाओ आंदोलन। और अंत में जो पर्यावरण संरक्षण करता थे और इसके अलावा जो मछुआरे थे उन्हों को सफलता मिली थी यहाँ पे। और चिल्का बचाओ आंदोलन 1990s का यानी 1991 के अंदर ये आंदोलन शुरू हुआ था। और 90 के दशक में टाटा आयरन एंड स्टील और उड़ीसा की गवर्नमेंट के बीच एग्रीमेंट हुआ था। इन्होंने फिर बैक स्टेप लिया और अंत में सफलता मिली यहाँ के मछुआरों को, आंदोलन करने वालों को, जो बुद्धिजीवी थे उनको। तो ये चिल्का बचाओ आंदोलन आज हमने देख लिया है। इससे पहले नदियों को पढ़ते समय हमने नर्मदा बचाओ आंदोलन देखा था। जब हम भारत के वनों को पढ़ेंगे उस समय हम खेजड़ली आंदोलन, बिश्नोई आंदोलन, इसके अलावा चिपको आंदोलन, इनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो हर एक सेगमेंट के साथ कुछ ना कुछ एडिशन में चलते रहते हैं फैक्ट्स। तो यही मजा है कि हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी को इंटीग्रेटेड करके पढ़ते हैं। जैसे अफ्स्पा आज हमने देखा तो आपको तुरंत रिकॉल हो जाना चाहिए कि जो अफ्स्पा कानून है वो गवर्नमेंट लेकर कैसे आई होगी। अफ्स्पा आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, आज तो पता नहीं क्या हो गया इसको, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। देखिए आर्टिकल 355 हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करते समय भी डिस्कस किया था। आर्टिकल 355 ये कहता है कि यदि राज्य में आंतरिक अशांति है या फिर बाह्य आक्रमण हो गया है किसी स्टेट पे, तो इस समय में पावर होती है केंद्र सरकार के पास, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो इसी के तहत ये जो आर्टिकल 355 है, इसी के कारण यहाँ पे अफ्स्पा कानून को बना करके केंद्र सरकार ने लागू किया था नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट के अंदर अफ्स्पा कानून को। तो कुछ फैक्ट्स हमारे पॉलिटी से, जैसे हमने 4th शेड्यूल को भी आज डिस्कस किया जबकि हम झीलों को पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी 6th शेड्यूल है वो बात करती है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की। तो ये 6th शेड्यूल जो हमने उस समय कहा था, मैंने कहा था आपसे कि आप ज्योग्राफी के मैप का जरूर यूज़ करना, पढ़ हम शेड्यूल रहे थे। तो जीके जीएस का सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि ये चारों ही सब्जेक्ट आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं।
तो आज हमने इतनी सारी झीलें हैं उनको याद किया है। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।